बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज से एशिया कप का आगाज हुआ और इस वक्त अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों के दरमियान मैच खेला जा रहा है, जहां पर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 188 रन स्कोर किए और 189 रन का टारगेट दिया, जबकि दूसरी जानिब 82 पे यानी 82 रन पे हांगकांग के 7 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुके हैं। आज इस एशिया कप को हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आज वो तारीखी दिन है कि जहां पर पाकिस्तान का जो कौमी खेल है हॉकी, इसमें पाकिस्तान ने जो है वो 1960 में 9 सितंबर को आज ही के दिन रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। जी टीवी को, जी स्पोर्ट्स को ये खासा हासिल है कि हम हर उस दिन को याद रखते हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से यादगार दिन होता है, और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि शायद जी स्पोर्ट्स वो वाहिद शो होगा जहां पे आज के दिन को 9 सितंबर के हवाले से, रोम ओलंपिक्स के हवाले से जो है वो याद किया गया, वरना आपने किसी और शो में शायद ही आज 9 सितंबर के हवाले से इस दिन की अहमियत को उजागर होते हुए नहीं देखा होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी का एक ऐसा मायानाज नाम, हॉकी उनके ब्लड में, उनकी कई जनरेशन जो है वो हॉकी से वाबस्ता रही हैं, और जब जब इनका तस्करा होता है तो उसके बगैर पाकिस्तान हॉकी की बुक कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त फॉरवर्ड और बहुत ही नाइस और हम्बल ह्यूमन बीइंग हनीफ खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। सलाम मियां। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और जी स्पोर्ट्स को ये जो है वो खासा हासिल है, ये वस्फ हासिल है कि हम हमेशा उस दिन की अहमियत के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, यादगार जो दिन होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। सर, ये कैसा लग रहा है आपको कि आज 9 सितंबर है, 1960 में नसीर बुंदा के गोल के जरिए पाकिस्तान ने रोम ओलंपिक में इंडिया को 1-0 शिकस्त दी। पहली मरतबा ओलंपिक में कोई गोल्ड हासिल हुआ तो आज ही के दिन हासिल हुआ, लेकिन शायद तारीख के औराक में तो ये जरूर महफूज हो, लेकिन पाकिस्तान के स्पोर्ट्स शोज में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। जी नहीं भाई। बात सारी है कि देखिए, बात सारी है कि ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का काम यह है कि वो हॉकी को जिंदा रखे, और जब तक हॉकी को वही जिंदा रख सकती है, उसका काम था कि उसको 9 सितंबर का जो है पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान ओलंपिक का जीता था। तो ये इनका काम था कि कोई ऑर्गेनाइज करते, कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसा मैच इनको चाहिए था, ये ऑर्गेनाइज करते। तो ये इनका काम है। इन्होंने ये हॉकी फेडरेशन मेरे समझ में नहीं आ रही, ना हॉकी को प्रमोट कर रही है। प्रमोट इसी तरह होता है कि अगर ओलंपिक से 9 सितंबर का मैच अगर ऑर्गेनाइज कर देते तो पूरे पाकिस्तान में देखा जाता, बच्चों में शौक पैदा होता, बच्चे भी याद करते कि बताएं 68 में पाकिस्तान ने जो है वो ओलंपिक जीता था 60 में। तो इस तरह की चीजें जो है वो यादगार होती हैं। तो ये हॉकी फेडरेशन का काम है, ये इनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आती, इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। ये कौन सा काम कर रहे हैं, कौन से ऐसी जगह मसरूफ है, सिवाय पैसों के अलावा कोई इन्हें कोई चीज नजर नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रही। अच्छा अनिल भाई, अगर हम पर्टिकुलर 9 सितंबर की बात करते हैं तो आपकी कभी कोई गुफ्तगू हुई इस हवाले से? नसीर बुंदा साहब से, हबीब अली कड्डी साहब उस टीम के साथ थे, इसके अलावा हमीदी साहब उस टीम के साथ थे, फिर जो है वो और भी अब्दुल वहीद साहब भी उस टीम के साथ थे। कभी आपकी कोई बात हुई है इस ओलंपिक के मैच के हवाले से? कोई उन्होंने आपके उससे कोई मोमेंट इसका शेयर किया आपके साथ कभी? देखिए, वो बहुत बड़े प्लेयर थे, हम इतने बड़े प्लेयर नहीं थे जितने बड़े प्लेयर वो लोग थे। उनकी कदर जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकती, तो लिहाजा उनसे बातचीत होती थी, वहीद भाई से भी होती थी, नसीर बुंदा साहब से भी होती थी। ऐसी बात नहीं, किडी साहब के साथ तो मैं क्या नाम है अपना PSHS ग्राउंड में वो खेलते भी थे। हालांकि इतनी उम्र थी उनकी, 55 साल उम्र थी, लेकिन वो खेलते थे, तो मैं उनके खिलाफ खेलता भी था। लेकिन वो डिसेंट लोग थे, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन वो यही कहते थे कि उन्होंने यही एक बात कही थी कि यार देखो, इतनी हॉकी खेलो तो ओलंपिक जीतना है, आप लोगों ने किसी तरह ओलंपिक जीतना है, बस वो एक ही बात करते थे, क्योंकि ये खेल की महराज है। तो जब ये हासिल कर लोगे तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो 1960 में जो लेगेसी शुरू हुई, हमने देखा वो लॉस एंजलिस ओलंपिक तक पहुंची, फिर पाकिस्तान की हॉकी का एक बड़ा सुनहरा दौर रहा।
क्या फर्क लगता है आपको कि पहले हॉकी जो थी, ठीक, एक तो वजह ये नजर आती है कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स होती थी, हॉकी की टीम्स बनती थी, अब और पहले में आपको अगर मैं दो तीन मोटी मोटी बातें पूछता हूं तो क्या फर्क आप उसको बताएंगे, क्या रीजन क्या लगता है आपको? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पाकिस्तान के पास नहीं है। और फिर दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की हॉकी जो है 84 के पास है। 84 के बाद से जो है वो डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गई थी। हम्म। और वो एक मर्तबा जो है वो शहबाज की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हम्म। और एक आध चैंपियंस ट्रॉफी। उसके अलावा कोई ऐसा मेजर टूर्नामेंट पाकिस्तान नहीं जीता। तो पाकिस्तान जब इस तरह की पोजीशन में आ गया कि हॉकी डिक्लाइन पे जाना शुरू हो गई, तो डिपार्टमेंट से भी हॉकी खत्म होना शुरू हो गई। हम्म। लोगों ने कहा कि बेकार है, डिपार्टमेंटों ने कहा कि बेकार है, हॉकी क्या करना है, हॉकी में तो कुछ हासिल हो नहीं रहा है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट की हॉकी खत्म कर दी। तो और ज्यादा हॉकी को दचका लगा और ज्यादा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ही बर्बाद होकर रह गया। तो अगर पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन इस पे जोर देती डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, तो आज बच्चे डिपार्टमेंटों में भी होते हम्म। और पाकिस्तान की हॉकी जो है आज ओलंपिक भी खेल रही होती, वर्ल्ड कप भी खेल रही होती। आज जो महरूमियत है इस चीज की, तो सिर्फ इसी वजह से यही लैग करते हैं हम कि एक तो डिपार्टमेंट में बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, दूसरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा मजबूत नहीं। ठीक है सर, जाते जाते मुझे एहसास है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है। जी स्पोर्ट्स ने 9 सितंबर और रोम ओलंपिक्स को याद रखा, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जितने भी ओलंपिक जीते हैं और वर्ल्ड कप जीते हैं, इनकी सबकी तकरीबात होना चाहिए ताकि बच्चों में हॉकी खेलने का शऊर पैदा हो। उनको वो याद करें कि पाकिस्तान ने इतने गोल्ड मेडल जीते, इतने वर्ल्ड कप जीते थे, इतने ओलंपिक जीते थे। तो लिहाजा मैं ये हॉकी फेडरेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हर टूर्नामेंट की जो है ये तकरीबात किया करें। ठीक, ठीक है, थैंक यू सो मच हनीफ खान साहब। और भले ही पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी मेमोरीज को, अपने गोल्डन डेज को, लेकिन जी स्पोर्ट्स हमेशा अपनी तारीख को याद रखता है और तारीख के औराक भी पलटता नजर आता है, ताकि आज की जनरेशन को पता रहे कि हमारे हीरोज ने माजी में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ बात तय करेंगे एशिया कप में अफगानिस्तान वर्सेज हांगकॉन्ग के मैच के हवाले से। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे 9 सितंबर रोम ओलंपिक्स के हवाले से, और ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के मामलात के हवाले से कि जहां पे आज से एशिया कप का आगाज भी हुआ। ये टूर्नामेंट जो है वो वनडे और T20 दोनों तरह से पे खेला जाता है और ऑल्टरनेटिव बेस पे ये टूर्नामेंट खेला जाता है कि एक मरतबा एक एडिशन होता है T20 पे, फिर अगला एडिशन होता है वनडे पे, फिर उसके बाद T20 का नंबर आता है। तो T20 के हिसाब से श्रीलंका जो है इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन लास्ट वनडे जो टूर्नामेंट हुआ था उसको इंडिया ने अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट कि जिनकी ना सिर्फ क्रिकेट, दीगर स्पोर्ट्स, बल्कि इसके साथ साथ दीगर पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स पे भी बड़ी गहरी निगाह है। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने असगर अजीम साहब, शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बारिश के इस मौसम में इतने नामसाइद हालात में जी स्पोर्ट्स के लिए टाइम दिया। इससे पहले कि मैं उस मैच की बात करूं कि जहां पे अफगानिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी है, कुछ बात करेंगे जरा पाकिस्तान इंडिया के मामलात के हवाले से कि जहां पे जो दोनों टीमों के दरमियान प्रैक्टिस सेशन हुआ, वहां पे सूर्य कुमार और आगा ने हाथ क्या मिला लिया आपस में कि यहां तो वबाल बर्पा कर दिया भारतीय मीडिया ने और एक हंगामा कर दिया कि देश के साथ ये गद्दारी किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं। ये स्पोर्ट्स में इस तरह से भी ये बातें होने लगी हैं। अली सलमान भाई, कम जर्फों की कम जर्फ बातें हैं, इनका क्या जिक्र करें। ये तो अपनी अखलाकियात और अपने माशरती जो जिम्मेदारियां हैं ये उससे भी नीचे आ गए हैं और इतनी गिरी हुई सतह पे आ गए हैं जितना इनका जो है सरबराह है, जो इस मुल्क का वजीर आजम है, इंतहा पसंद और मुस्लिम दुश्मन मोदी, तो ये तो उसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मीडिया का काम होता है न्यूट्रल होकर अपनी जिम्मेदारियां निभाना और अच्छी बात को ओबलाइज करना।
देखिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है और उन्होंने तमाम कप्तानों से मुलाकात की, किसी खुसूसी तौर पर जाके इंडियन कप्तान से मुलाकात तो नहीं की थी, लेकिन ये इस पॉजिटिव वे को और इस रिवायती चीज को इतना नेगेटिव लेना, ये इंतहा पसंदी की दलील है और इनके इंतहाई गिरी हुई सोच की ये अक्कासी करती है। मैं समझता हूँ कि इंडियन मीडिया को और वो लोग जो कि ट्विटर पे और सोशल मीडिया के दीगर टूल्स पे इस चीज को एक इशू बना रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। खेल को खेल की तरह रहने दें। हम फिर यही कहेंगे कि क्रिकेट बराए अमन है, क्रिकेट बराए मोहब्बत है, इस चीज को कायम रखें। और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा सलूक किया कि तमाम लोगों से मिले, इंडियन कैप्टन से भी मिले, दीगर ऑफिशियल से भी मिले, तो ये एक बड़ेपन की निशानी है और एक जिम्मेदारी है जो उन्होंने अदा की। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये मोदी के पहले पालों को और मोदी के फॉलोवर्स को वो पता नहीं कौन सा आई थिंक पता नहीं वो कौन सा नाग है जो उन्हें काट गया है, जिसका जहर उनके जिस्म से निकलने को तैयार ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी अखलाकी मौत की तरफ जा रहे हैं और इनको जाने दें, इनको अखलाकी तौर पे इनकी मौत तो हो ही रही है। और लेकिन आप समझते हैं कि मोदी सरकार की जो ये पॉलिसीज हैं कि स्पोर्ट्स को भी सियासत का अखाड़ा बना के रखा हुआ है, अपने एंकर्स उन्होंने छोड़े हुए हैं, अपने रिपोर्टर्स उन्होंने छोड़े हुए हैं जो खेल में नफरत के बीज भी बो रहे हैं। और साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो पे बात करूं, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल बीट पे की बड़ी गहरी निगाह है कि भारत जो पानी छोड़ रहा है, उस पानी को छोड़ते हुए इससे पहले कि पाकिस्तान आके पाकिस्तान की फसलों को बर्बाद करे, चीजों को बर्बाद करे, उसके अपने कितने जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर जो इलाके वो भी तो ज़ेरे आब आएंगे। वो पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार ये सोच ही नहीं रही है कि वो हर सतह पे पहले अपना नुकसान कर रहे हैं, उसके बाद कहीं जाके अगर हुआ तो हुआ, पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखिए अली भाई, इंडिया अगर पानी छोड़कर पानी को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है या उसकी कोशिश कर रहा है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की आई थिंक 1 अरब 24 या 40 करोड़ की आबादी है। उसमें से आधी आबादी सड़कों पे, फुटपाथ पे भूखे सोती है। तो सोचना तो इंडियन मीडिया को चाहिए कि वो अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, उनके जिंदगी मेयार जिंदगी को बेहतर करने के लिए किरदार अदा करें, ना कि वो इस चक्कर में पड़ जाएं कि जी उससे हाथ मिला लिया, उधर पानी छोड़ दिया, उधर ये कर दिया और फिर वो कौन सा था, वो तंदूर था, क्या था वो जो उनको आज तक जख्म उनका जा नहीं रहा है और उस तंदूर की आग में अभी तक वो जल ही रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया को, मेरे भाई, जो है ये सोचना चाहिए कि अपने माशरे को सुधारें। वो जो निफ्स आबादी सड़कों पे, फुटपाथों पे सोती है, भूखे नंगे रहते हैं, उनका ख्याल करें। देखिए इंडियन गवर्नमेंट के पास अगर फाइनेंशियली है तो उसकी आवाम तो बिल्कुल ही गुर्बत में डूबी हुई है। वो इतनी इंतहा पसंदी पे चली गई है कि पिछले 11 सालों में बात करूं तो वहां गुर्बत की सतह में इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही आपने कहा कि भूखे नंगे असगर, और कुछ तो भूख से नंगे और कुछ बेचारे जो भूख से नंगे नहीं वो फैशन में नंगे। लेकिन भारत अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की तरफ वापस आ जाते हैं कि दोनों टीमों का नेट सेशन हुआ और दोनों टीमों के खिलाड़ी ने पहली मर्तबा आपने देखा कि आपस में कोई मुसाफा नहीं किया, कोई एक दूसरे के करीब नहीं आए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा, आपको याद होगा कि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जर्सीज के भी तबादले करते रहे, विराट कोहली जो है वो मोहम्मद आमिर को बैट भी देते रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते नजर आए। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान पे प्लेयर पे तो कोई प्रेशर नहीं था, यकीनन ये प्रेशर होगा भारतीय प्लेयर्स पे कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के करीब ना आए। ये तमाम तर जो चीजें हैं ये क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की असल रूह को सबूताज नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही हैं और बिल्कुल इससे नुकसान स्पोर्ट्स का ही हो रहा है। और अगर नेट सेशन में पाकिस्तान और इंडियन प्लेयर आपस में शेक हैंड कर लेते तो जो तूफान अभी बरपा हुआ है वो उसी दिन हो जाता, क्योंकि इन्होंने अपने ऐसे टूल छोड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को पीछे लगाया हुआ है कि ये सिर्फ ये नोट करें कि कोई ऐसा बहाना, कोई ऐसा माहौल बने कि जो है इंडियन टीम जो है वो एशिया कप छोड़ के चली जाए। ये वो लॉबी, वो मखसूस जहन, वो इंतहा पसंद लोग इस काम में लगे हुए हैं। और देखें, मैं समझता हूँ इंडियन कप्तान ने बहुत अच्छा अमल किया हाथ मिलाकर, और ये कोई गलत काम नहीं किया उसने अपने आला अखलाक होने का सबूत दिया है। वो नहीं किया उस प्रेशर में, वो दबाव में नहीं आया। उसको मालूम था कि अगर मैं हाथ मिलाता हूँ, तस्वीरें या वीडियो वायरल होती हैं तो मेरे खिलाफ रिएक्शन क्या आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव काम किया और खेल के वफाद में काम किया, और ऐसा ही होना चाहिए था। और वो लोग जो बेपर्दे के लोटे इधर उधर घूम रहे हैं, मैं उनको मशवरा दूंगा कि भाई जाओ
जाकर अपना काम करो, अपने माशरे को देखो, अपने घर को देखो, जो तबाही के धाने पे पहुंचा हुआ है, जिसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जिसमें 50% टैरिफ जो है वो ट्रम्प ने लगा दिया है। 100 बार ट्रम्प जो है वो कह चुका है कि तुम्हें शिकस्त हुई है और ट्रम्प ने सुलह कराएगी, तुम मानते नहीं हो और उसके नताइज तुम भुगत भी रहे हो और आगे भी और झूठ का प्रचार है, झूठ का प्रचार है कि जिस तरह कहा जाता है कि जी हम जंग जीत रहे थे, अगर आप जंग जीत रहे होते तो फिर आप सुलह क्यों करते। सब आपका किरदार, आपका माजी जानते हैं और ये भारत को बड़ा करारा जवाब है जो जिस प्लेटफॉर्म से असगर अजीम और अली सलमान के जरिए यकीनी तौर पर पहुंच गया होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के इस मैच के हवाले से, जिसकी पहले से हाइपर बनाने की कोशिश की जा रही है। अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमों के दरमियान जब से थोड़ी देर पहले मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा, वहां पे 94 रन से अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की। इस मैच की समरी आपके सामने कि 188 रन स्कोर किए पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर। 73 रन की नॉट आउट इनिंग खेली इन फॉर्म बैट्समैन सिद्दीकुल्लाह अतल ने। इसके अलावा अजमतुल्लाह 53 रन बनाने में कामयाब रहे और मोहम्मद नबी ने 33 रन की इनिंग खेली और जवाब में अफगानिस्तान के सामने हांगकांग की टीम तरने वाला साबित हुई। महज 94 रन बनाने में कामयाब रही और यूं 94 रन से अफगानिस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, जिस तरह हम बात करते हैं जी स्पोर्ट्स में बार बार दिन के हवाले से, 9 सितंबर का दिन अफगानिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि उस दिन पहली मरतबा इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ किसी टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की और आज इस फतह से उन्होंने इस खुशी को जो है वो मजीद सेलिब्रेट किया। क्या कहेंगे अफगानिस्तान की इस परफॉर्मेंस के हवाले से कि वो फाइनल ट्राई नेशन का पाकिस्तान के खिलाफ हारे लेकिन उसके बाद एशिया कप का बड़ा अच्छा आगाज किया? देखिए यकीनन अफगानिस्तान की टीम कमबैक करने की सलाहियत रखती थी। पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस के बाइस उन्हें ट्राई नेशन में शिकस्त का सामना करना पड़ा, खासकर फाइनल में। तो हमारे बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने पूरे मैच को खास के मैच को पूरे वन साइडेड कर दिया था और अफगानिस्तान को, जो कि लोग एक हाइट क्रिएट करने की कोशिश लगे हुए थे कि वो एशिया की नंबर 2 टीम है, तो दुनिया को बता दिया पाकिस्तान ने कि एशिया के कौन चैंपियन है और कौन बादशाह है। लेकिन अगर मजबूत तौर पर पिछले चंद सालों की परफॉर्मेंस देखें तो अफगानिस्तान की टीम धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कमबैक कर रही है और उसमें हर कंडीशन में लड़ने की, खेलने की सलाहियत मौजूद है। हांगकांग के खिलाफ ये इसका छठा मैच था मजमूई तौर पर, जिसमें से आज के मैच उसमें कामयाबी हासिल की। तो मजमूई तौर पर वो 5 मैच जीते हैं हांगकांग के अगेंस्ट और हांगकांग को सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिली है। आज के मैच के अगर पेपर पे हम देखें तो यकीनन अफगानिस्तान की टीम मजबूत थी और उसको ये तकाजा था कि वो इसी तरीके से वन साइडेड मैच को जीते और उसने बता दिया कि हम हांगकांग के निस्बत बहुत आगे हैं और उसकी जीत ये गमाजी कर रही है कि वो आगे एशिया कप में जो है दीगर टीमों के लिए भी मुश्किलात खड़ी करेगी, ख्वाह वो श्रीलंका हो, इंडिया हो या पाकिस्तान हो। हांगकांग के हवाले से क्या कहेंगे कि उसके जो पाकिस्तानी बॉर्न कैप्टन है यासिर मुर्तजा, क्योंकि आपने भी काफी कवर किया होगा, मैंने भी जब वो रावलपिंडी रैम से खेलते थे, यूबीएल से खेलते थे, पीटीवी से भी आई थिंक खेले, तो काफी उनके मैचेस कवर किए हैं। पाकिस्तानी बॉर्न कैप्टन थे यासिर मुर्तजा और टीम को किस तरह देख रहे हैं आप हांगकांग की? देखिए अली भाई, किसी भी मुल्क की टीम अगर वो अक्सरियत में उस मुल्क के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल नहीं होती है ना, तो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनकी जहनी हमांगी और अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। और यही सूरत हाल हांगकांग की ए टीम की भी है, क्योंकि उससे प्लेयर जो है बुनियादी तौर पर वो पूरे के पूरे हांगकांग के बाय बर्थ नहीं है या वहाँ के नेशनलिटी नहीं रखते। मुख्तलिफ ममालिक के प्लेयर जो वहाँ पे सेटल हुए हुए हैं वो उस टीम में खेल रहे हैं और जाहिर है रेगुलर क्रिकेट भी इतनी ज्यादा नहीं खेलते, इतना बड़ा उनके पास वसी प्लेटफॉर्म नहीं है, तजर्बा नहीं है। तो उस तजर्बे ना होने की बुनियाद पर ही एशिया कप में क्वालिफाई करना, यहाँ खेलना, तो ये इनके लिए तो यही ट्रॉफी है, यही जीत है कि वो एशिया कप खेल रहे हैं। और यकीनी तौर पर अगर वो कोई अपसेट कर दे तो ये उनके लिए सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी। अच्छा असगर, अभी आपने बात की कि अगर किसी मुल्क के प्लेयर एक ही कंट्री से ना हो तो थोड़ा सा जो है वो टीम कॉम्बिनेशन में मुश्किल होती है। कल इंडिया का यूएई का मैच है, क्या आपको लगता है यूएई को भी यही मसाइल होंगे? देखिए यूएई को, चूंकि यूएई अपने ग्राउंड में खेल रही है और उसको थोड़ा सा एडवांटेज ये होगा कि उसको अपने विकेट का, अपने क्राउड का तजर्बा, सपोर्ट जरूर हासिल होगी। लेकिन ये मामला तो हर टीम के साथ है अली भाई, कि अगर मुकामी तौर पर प्लेयर एक ही जगह यकजा नहीं होते और एक साथ नहीं होते, एक ही नेचर से ताल्लुक नहीं रखते हैं, तो फिर वहाँ पे हमांगी की प्रॉब्लम होती है, बाज़ औक़ात ईगो भी इशू बन जाता है। तो ये तो एक बुनियादी और फितरी चीज है, इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
ठीक है, लेकिन कितना एडवांटेज होगा यूएई को ट्राइनेशन खेलने का? उनके जो कोच है लालचंद राजपूत इंडिया के साबिक ओपनर हैं, फिर इनके जो ओपनर है अलीशान शरफू वो भी इंडियन ओरिजिन है, और इसी तरह भी आसिफ खान ने ब्लास्टर बैटिंग की है। कितना एडवांटेज हो सकता है इंडिया? क्या अपसेट कर सकती है कल यूएई? अपसेट कर सकती है अगेंस्ट इंडिया? देखिए, यूएई का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो उसका अपना कप्तान है। और आपको मालूम है कि वसीम जो है वो सबसे ज्यादा शॉर्ट क्रिकेट में T20 में छक्के लगाने वाले विकेटर हैं। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज तो वसीम को अपना क्लिक करना है। अगर वसीम टिकते हैं और वो एक अच्छा स्कोर देते हैं तो एक अच्छा मुकाबला तो जरूर होगा। लेकिन अपसेट की बात मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि यूएई टीम जो है वो इंडिया को हरा सकती है इस इवेंट में। हाँ, अलबत्ता ये बात जरूर आप उस्मान से पूछे कि जिसको ऑफर दी गई है कि वो खेल सकता है, लेकिन मेरे नजर के मुताबिक 5 लाख दरम जो उससे कहा गया है कि वो यूएई बोर्ड में जमा कराए तो फिर उसकी वापसी यूएई में हो सकती है। उस्मान इस डबल माइंडेड है, लेकिन अगर उस्मान इस वक्त इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे, तो अगर उस्मान इस वक्त टीम में होता तो इस टीम की पोजीशन कुछ और होती, क्योंकि तो उस्मान को यूएई की विकेटों पे खेलने का बड़ा वसी तजर्बा है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि वो बड़े से बड़े बॉलर्स को और टीम के खिलाफ यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, क्योंकि अभी शुभमन गिल की वापसी हो रही है, उनका ओपनिंग ऑर्डर के हवाले से भी बात की जा रही है, कौन ओपन करेगा कौन नहीं करेगा, इस हवाले से बताएंगे इंडिया की टीम को कितना मजबूत देख रहे हैं? कल का मैच तो गो के थोड़ा हल्का है उनके लिए, लेकिन ओवरऑल आप इंडिया का स्क्वाड किस तरह देख रहे हैं? देखिए अली भाई, बात यह है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों ही तरफ जो स्टार प्लेयर है वो तो नहीं है जो जिनकी धूम हुआ करती थी शॉर्ट क्रिकेट में, T20 में खासकर। तो लेकिन उसके बावजूद अगर पेपर पर देखा जाए तो इंडिया की टीम पाकिस्तान की निस्बत थोड़ा सा एज रखती है। और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये मिला है इस वक्त कि वो ट्री नेशन न सिर्फ जीते हैं बल्कि उसके बॉलर खासकर स्पिनर, क्योंकि यूएई की विकेट स्पिनर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है और अब भी करेगी। तो उसके हमारे जो स्पिनर है पाकिस्तान के वो इन फॉर्म है। अब डिपेंड करता है हमारे कप्तान पे कि वो किस तरीके से टीम को यूज करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ओपनर्स खिलाए हैं ट्री नेशन में वो ओपनर्स नाकाम रहे हैं। और जो फखर जमान है उसको वो ऊपर ओपनर पे लाना होगा और 1 डाउन पे फिर किसी और को उनको लेके जाना होगा, तब इनकी टीम थोड़ा सा बेहतर और बैलेंस हो सकती है। इंडिया के पास क्योंकि अभी ओपनर भी डिसाइड नहीं कर सके हैं वो, फिर उनके कप्तान भी नए हैं T20 के लिए। तो मसला ये है कि और फिर इंडिया ने काफी अर्से से शॉर्ट क्रिकेट T20 इंटरनेशनल खेला भी नहीं है, तो काफी अर्से ब्रेक के बाद, काफी ब्रेक है उनका, उसके बाद वो T20 के फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो पाकिस्तान को इन सब चीजों से फिर होम ग्राउंड का तजर्बा, देखें यूएई पाकिस्तान के लिए होम ग्राउंड है, इसका तजर्बा भी उठाना पड़ेगा। लेकिन बस पाकिस्तान टीम में एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और वो है किसी तजर्बेकार बीटर का ना होना, जो इस टीम को मिडिल ऑर्डर में आकर या चौथे नंबर पर आकर एक लंबी इनिंग लेके जाए। तो टीम हमारी टीम अच्छा, आपने दो बातें की आपने, क्योंकि ब्रेक के बाद और आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट का आपने जिक्र किया, लेकिन ये ब्रेक के बाद जो है फैसलाबाद में जब इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है और 2 सीरीज के अभी स्केड्यूल का ऐलान हुआ, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका, लेकिन दोनों में कराची को नेगलेक्ट कर दिया गया है। क्या सुबह सिंध से क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट जा रही है? क्योंकि न्याज स्टेडियम में आप पहले ही पीसीबी मैच नहीं कराता है और अब नेशनल स्टेडियम से भी जो है ये बहाना बनाया जाता है कि तमाशाई नहीं आते, उन रीजंस पे काम नहीं किया जाता, लेकिन क्रिकेट को जो इंटरनेशनल क्रिकेट को स्टेडियम से दूर दे गए। और देखिए अली भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मोहसिन नकवी साहब को ये बात सोचनी होगी कि बात सिर्फ कराची में मैचेस की नहीं है, बल्कि कराची के जर्नलिस्ट को दीवार से लगाने की है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिलेगी और इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के रिपोर्टिंग से, कवरिंग से दूर किया जाएगा, तो ये नुकसान मेरा आपका नहीं बल्कि एक कम्युनिटी का होगा और बराह रास्त क्रिकेट का होगा। कराची वो शहर है जहां स्पोर्ट्स पर जब बात होती है तो पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया उससे मुतवज्जा होती है और उस पर एक्शन भी होता है अगर किसी चीज की निशानदेही की जाए। दीगर शहर या दीगर सूबे में कोई भी कहता रहे, इतना वो हाईलाइट नहीं हो पाता। तो ये अलमिया है मोहसिन नकवी साहब का कि वो 21 से 21 मैच, सीजन के पूरे 21 मैच वो करा रहे हैं पंजाब में, एक सूबे में, और तीनों सूबों को जो नजरअंदाज कर दिया गया। कराची के उस एहसान को भी भूल गए जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही थी, जब पीएसएल वापस आ रही थी, तो कराची के ही अवाम थे ना जिन्होंने कर्फ्यू से भी ज्यादा सख्त माहौल का सामना किया और क्रिकेट को सपोर्ट किया, हर तकलीफ बर्दाश्त की है। अगर क्राउड ना आने का बहाना करते हैं तो इसके जिम्मेदार किसी भी एक मिनट है का काम नहीं है।
ये सहाफियों को काम नहीं है कि वो लेकर आए सहाफियों को, अपना क्राउड को। लेकिन असगर मेरे पास एक मिनट है, एक मिनट पे क्या आप समझते हैं कि जो सहाफी सच बोले सच लिखे वही क्रिकेट बोर्ड के लिए जो है वो काबिल नफरीन शायद हो जाता है? क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, मोहसिन अली का भी एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं दिया जो रिज्जा को रिप्रेजेंट करते थे, और भी कई सहाफियों को बैन किया गया। इसके साथ साथ जो है आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने यहाँ पे वर्ल्ड 11 के मैच कराए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कराची को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि कराची को नजरअंदाज करने से ज्यादा बेहतर ये है कि पीसीबी अपना वादा पूरा करे, नियाज स्टेडियम को डेवलप करे, लाड़काना स्टेडियम को डेवलप करे और वहां भी मैचेस लेके जाए। आप अगर 17 साल के बाद फैसलाबाद में वनडे करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये वहां के अवाम का हक है, लेकिन यही हक क्या हैदराबाद का नहीं है? क्या यही हक लाड़काना का नहीं है? आप यहाँ क्यों सो रहे होते हो? साथ साथ सिंध गवर्नमेंट, वज़ीर सिंध भी मोहसिन नकवी साहब से बात करे और पूछे कि कराची को किस बात की सजा दे रहे हैं, जब दुख दर्द में हर जगह हम मौजूद थे। देखिए, ये जो एक बहाना किया जा रहा है कि जी ओवर 50 प्लस वर्ल्ड कप हो रहा है, भाई इंटरटेनमेंट क्रिकेट का हम क्या करेंगे? ओवर 50 हो, प्लस 50 हो, 60 प्लस हो, ये सब एंटरटेनमेंट क्रिकेट है भाई, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के दायरे में नहीं आते हैं। और फिर शेड्यूल देखें आप कि वो तो 21 नवंबर से 2 दिसंबर तक है, तो क्या उससे पहले कराची में मैचेस नहीं हो सकते थे? तो मेरे ख्याल है कि थोड़ा सा और असगर इस सीजन में, थैंक यू सो मच, और असगर इस सीजन में तो कायम ट्रॉफी के मैचेस कराची में जो है वो शेड्यूल कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो फॉग का जो फैक्टर है, धुंध का फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस मौसम में कायम ट्रॉफी के मैचेस कराची में खेले जाते हैं और आप इंटरनेशनल मैचेस जो है वो पंजाब में कराने के लिए जा रहे हैं। कौन लोग हैं, कौन फैसला करते हैं, अल्लाह ही जाने कि कौन इनको जो है वो ये अकल देता है और इस तरह के फैसले करने की तौफीक देता है। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। इस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।